एक बार एक मेरे गुरु ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि इफ यू हैव टू से समथिंग नेगेटिव, स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट। आज हम लोग बिहार के चुनाव में एक थर्ड फ्रंट के लिए खड़े हो रहे हैं और थर्ड फ्रंट में बहुत अच्छा अपना नाम कमा रहे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बारे में बात करेंगे, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में और उनके जो आइडियाज हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से अपने भाषणों में लोगों से लगातार संपर्क में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो बहुत सारी चुभने वाली वास्तविकताएं बता रहे हैं। वो बहुत जबरदस्त क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, बिल्कुल आपके अपने अपने बन के और अपने की तरह बात करते हैं, ऐसे जैसे घर का कोई व्यक्ति, घर का कोई सदस्य ही आपको कुछ डांट रहा हो, आपको कुछ समझा रहा हो, आपको कुछ बता रहा हो, वो इसी तरह की बात करते हैं और वो लोगों को एकदम नजदीक, अपने नजदीक की लगती है, एकदम दिल को छूने वाली लगती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल लग रहा है कि हमारे लिए और हमारे फायदे के लिए बात कर रहे हैं, और इसमें वो हार्श रियलिटीज बताते हैं। वो लोगों के एस्पिरेशंस को, लोगों की उम्मीदों को, लोगों की इच्छाओं को वो हवा देते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो बिहार में चल रही है उसको बहुत क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं और उसके ऊपर सीधा हमला करते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों जिनको वो कहते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, चाहे वो चिराग पासवान हो जिनके बारे में वो कहते हैं वो भी रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, इसके अलावा उन्होंने क्या किया है बिहार के लिए, या वो बिहार की राजनीति करते हैं, बिहार में राजनीति नहीं कर रहे हैं। बिहार में राजनीति करने की मतलब है कि वो बिहार में रह के बिहार के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार की राजनीति करते हैं, वो बिहार से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। तो इस तरह से वो चाहे आदरणीय तेजस्वी यादव हो या आदरणीय चिराग पासवान हो, दोनों के लिए जिस तरह की क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को जिस तरह से वो बिल्कुल हेय की तरह समझते हैं और लोगों के एस्पिरेशंस को जिस तरह एड्रेस करते हैं, जिस तरह से बिल्कुल कोई घर का व्यक्ति, कोई घर का सदस्य जिस तरह से आपको डांट रहा हो, आपको समझा रहा हो, आपको बता रहा हो, आपके फायदे की बात कर रहा हो, वो बिल्कुल आपके लेवल पे उतर के आपके स्तर की बात करते हैं, जो कि बहुत लोगों को पसंद आ रही है। और जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो इस तरह की बात करने पर लोगों को वो अच्छे भी लग रहे हैं और लोग उनके बारे में बात भी कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कि ये बातें क्या वो कुछ स्पेशल कर रहे हैं, क्या ऐसी बातें लोग और नहीं करते, क्या ऐसी बातें कुछ वो बता रहे हैं जो हम नहीं जानते? ऐसा कुछ नहीं है, वो वही बातें कर रहे हैं, वही रियलिटी बता रहे हैं जो हम लोग डेली बेसिस पर भोग रहे हैं, जो डेली बेसिस पर हम लोग झेल रहे हैं। वो कुछ नई बातें नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ आमूलचूल परिवर्तन आने वाली बात वो नहीं कर रहे, कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे कि बहुत बड़ा चेंज आ जाए। औसतन हर बिहारी इस तरह की बातें कर सकता है अगर आप उसको माइक दे दो, अगर आप उसको लोग दे दो, अगर उसको सुनने वाले रहें, तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें और इस तरह की हार्श रियलिटी औसतन हर बिहारी आपको बता सकता है। चाय के दुकानों पर बता सकता है, पान के टपरे पर बता सकता है, ये हर बिहारी कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो माफिया होते हैं, वो भी बोलने में इतने बेहतर होते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति वही है और ये व्यक्ति का ये हिस्ट्री है, इस व्यक्ति की ये पूरे के पूरे कर्म हैं, आपको नहीं लगेगा। तो हर औसतन बिहारी इस तरह की बातें कर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब वो आदरणीय प्रशांत किशोर अपना उद्देश्य क्लियर करते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव में जीतेंगे और हम इस तरह से बदलाव लाएंगे, इस तरह से चेंज करेंगे, और वो बार बार ये कहते हैं कि 60% बिहारी हमारा वो वोटर है जो कि बदलाव चाहता है, वो 60% बिहारी जो बदलाव चाहता है, वो 60% बिहारी जो बिहार के बाहर जा चुका है, बिहार के बाहर का एक्सपोजर है, जिसने बिहार के बाहर की दुनिया देखी है, जिसने बिहार के बाहर को समझा है, वो हमारा वोटर है। तब उद्देश्य जब वो अपना क्लियर करते हैं कि वो राजनीतिक फील्ड में आ रहे हैं, तो उनके जो नीति हैं, उनके जो आइडियाज हैं, उसके ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, वो या तो ओवर कॉन्फिडेंस है या एक्टिंग है। या तो ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी वोट कटुआ है, हम वोट काटने के लिए हैं और हम इतने वोट काटेंगे, इतने वोट काटेंगे कि दोनों जो मुख्य दल हैं, जो मुख्य गठबंधन है, या एनडीए है या इंडिया अलायंस है, दोनों कट के साफ हो जाएंगे। ये या तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है या वो एक्टिंग कर रहे हैं।
और हो सकता है चुनाव के बाद वो कह दें कि प्रशांत किशोर एज अ लीडर ये बातें कर रहे थे और हर कोई अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहली बात तो वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अपना, या फिर वो खुद बहुत बड़े नाइव है, और ऐसा तो लगता नहीं है कि वो नाइव है, तो इसका मतलब लोगों को नाइव समझ रहे हैं, और ऐसी भी कोई बात मुझे नहीं लगती है कि हो सकती है। इसलिए ज्यादा जो बड़ी बात है वो यही है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग 35 साल के राज से, चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव और आदरणीय राबड़ी देवी का राज हो या वो आदरणीय नीतीश कुमार का राज हो, उस राज से लोग ऊब गए हैं, और उनका कहना है कि लोगों ने जिसने जितना काम किया उसको उतना फल मिल चुका है। उनका कहना है कि जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव के बारे में लोगों ने कहा कि उन्होंने दबे कुचले पिछड़ों को आवाज दिया, तो आवाज देने के कारण उनको 15 साल का राज मिल चुका। आदरणीय नीतीश कुमार ने विकास की बात की, सड़क की बात की, बिजली की बात की, तो उसके लिए उनको 20 साल का राज मिल चुका, और अब लोग बदलाव चाहते हैं, अब लोग ऊब गए हैं। उनका कहना है कि अब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, अब लोगों का अपना आर्थिक विकास चाहते हैं, अब लोग चाहते हैं कि जो बाहर में उनको सुविधाएं मिलती हैं, जो बाहर के राज्यों में वो जब कमाने जाते हैं तो जो उनकी लर्निंग रहती है वो लर्निंग उनको अपने राज्य में मिले। और उनका यही ओवर कॉन्फिडेंस ये भी कभी कभी उनसे कहलवा देता है कि जदयू को अगर 25 सीटों से ज्यादा सीट मिल गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे या हम माफी मांग लेंगे, या इस तरह की बातें, जो कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस और उनकी एक्टिंग दोनों दिखाता है। वो बोलते हैं कि बिहार में जाति का उतना बड़ा हिस्सा नहीं है, जितना बड़ा जाति की पॉलिटिक्स का उतना बड़ा हिस्सा नहीं है जितना इसको बताया जाता है, और वो इस पे पत्रकारों को लपेट लेते हैं कि आप बिहार को बदनाम कर रहे हैं, आप बिहार के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल वो सिंपली ये देते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं जो भाजपा को इतनी सीटें मिलती हैं, इतने वोट मिलते हैं, लेकिन उसमें वो जो डेटा जो होता है ना, वो दरअसल जितनी चीजों को दिखाता नहीं है उससे ज्यादा चीजों को छुपा ले जाता है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं ये भी बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी जाति की पॉलिटिक्स करती है, और वो समीकरण बिठाती है, जातिगत समीकरण भी बैठाती है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भी कैडर को तो टिकट नहीं देती ना, वो भी जातिगत समीकरण बैठाती है। तो ये बात उनकी सतही है और बहुत हवा वाली बात है कि जाति की पॉलिटिक्स नहीं होती, और अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो इस तरह के तर्क देते हैं। वो जाति की राजनीति नहीं करने की बात कहते हैं, वो कहते हैं बिहार के लोग जाति की बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो भूमिहीनों को जो सरकार द्वारा जमीन दी जानी चाहिए उसमें वो जाति की बात करते हैं, वो दलित महादलित की बात करते हैं, वो मुसलमानों के लिए मुसलमानों का सम्मेलन करते हैं, वो मुसलमानों को एज अ वोट बैंक, एज अ ग्रुप ट्वीट करते हुए ये कहते हैं कि उनको लोगों ने आज तक भाजपा का डर दिखाया है, और भाजपा के वोटर्स को वो ये कहते हैं कि आज तक लालू यादव का डर दिखाया। तो किसी ना किसी तरह वो ग्रुप उनको करते हैं, उनको जातियों में बांटते हैं, उनको जाति एज अ पॉलिटिकल ग्रुप वो उनकी पहचान का इस्तेमाल जरूर करते हैं, और वो पहचान उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई नहीं है, उनकी सामाजिक स्थिति से जुड़ी हुई नहीं है, वो पहचान उनके जाति या उनके ग्रुप या उनके धर्म से रिलेटेड है। चाहे वो मुसलमानों का सम्मेलन हो और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, या बाकी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, वो एज अ ग्रुप ही कहते हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि अगर जाति तो स्पेसिफिक वो एक जाति की बात भले ना करें, लेकिन वो करते वही जाति वाली पॉलिटिक्स हैं, और उस जाति वाली पॉलिटिक्स को वो भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर कुछ ऐसी भी एग्जाम्पल्स देते हैं, ऐसी भी बातें करते हैं जो क्षेत्रीयता को बढ़ावा दे रही हो, जो एक तरह से खतरनाक टाइप की लगती हो। जैसे वो कहते हैं कि बिहार का जो सीडी रेशियो है वो 40% है। बिहार के लोगों ने लगभग 4 लाख करोड़ पिछले साल जमा करवाया बैंकों में, लेकिन उनको लोन 1 लाख 10 हजार करोड़, 1.5 लाख करोड़ के आसपास मिला। और उनका कहना है कि बाकी का पैसा वो गुजरात लेते गए, वहां लोन दिया, कर्नाटक लेते गए, तमिलनाडु लेते गए, महाराष्ट्र में लोन दिया, तेलंगाना में लोन दिया, आंध्र प्रदेश में लोन दिया, लेकिन बिहार में लोन नहीं दिया। और ये किसी ना किसी तरह क्षेत्रीयता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी तरह लोगों के उस एस्पेक्ट को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हिट करके वो पॉलिटिकल गेन कर सकें। तो वो भले ही डायरेक्ट जाति की बात न कर रहे हो, और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि बिहार में अब जातियां इतनी खाली नहीं बैठी, लोग इतने खाली नहीं बैठे कि वो जातियों के नाम पे वोट देंगे, और जो लोग वास्तव में जाति के नाम पे वोट देने वाले हैं वो ऑलरेडी अपनी अपनी जातियों के अनुसार बढ़ चुके हैं। इसलिए वो एक ग्रुप जरूर बना रहे हैं, लेकिन वो नया ग्रुप बना रहे हैं।
और यही राजनीति तो आदरणीय नीतीश कुमार ने की है, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि जो जातियां तथाकथित फॉरवर्ड में आती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ज्यादातर जो बैकवर्ड में आती हैं वो जातियां कहीं ना कहीं आदरणीय लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के साथ हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप के तौर पर महिलाओं को खड़ा करने की कोशिश की। इसी तरह आदरणीय प्रशांत किशोर ग्रुप के तौर पर युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन वो युवाओं में वो आरक्षण की बात करनी ही पड़ेगी उनको, उन युवाओं में उनको अपॉर्चुनिटी की बात करनी ही पड़ेगी, गरीबी की बात करनी ही पड़ेगी। और इस तरह की चीजों को वो वही बात है, डेटा जितना दिखाता है उससे ज्यादा छिपा ले जाता है। इन चीजों के बारे में वो कोई बात नहीं करते, वो उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं जिससे वो वोट हासिल कर सकें। उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है और वो अपने स्ट्रेटेजी के तहत वोट ही हासिल करना चाहते हैं। ऐसा कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, या वो जानते हैं। इसलिए या तो वो नाइव हैं, या बहुत बड़े एक्टर हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अपना दिखा रहे हैं। वो बिहार को मजदूरों का हब बना देने की बात कह रहे हैं कि पहले की सरकारों ने यही किया है, बिहार की राजनीति ने यही किया है। लेकिन वो कहते हैं कि यहां पर फैक्ट्री क्यों नहीं लगा। क्या वो इतने नाइव हैं कि उनको नहीं पता है कि बिहार में जमीन का जो रेट है, बिहार में जो फैक्ट्री लगाने के लिए, जो बिहार में कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए आपको जितनी जमीन की आवश्यकता है, सड़क बनाने के लिए जमीन तो अवेलेबल नहीं होता। और वो एक किसी क्षेत्र में इतनी जमीन और इतने इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जो कि उनकी या तो नाइविटी दिखाता है या उनकी एक्टिंग दिखाता है। और जरूर वो बाद में विधानसभा चुनाव में, मैं तो पहले से क्लियर हूं कि वो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करने वाले, और वो भी इस पे क्लियर है। वो भी कहते हैं कि आदरणीय कांसीराम जी ने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा हराने के लिए लड़ते हैं और तीसरा जीतने के लिए लड़ते हैं। और वो कह रहे हैं हम पहले चुनाव में ही जीतेंगे। लेकिन वो इतने नाइव नहीं है। और आदरणीय कांसीराम से आज के डेट में बहुत समय भी बीत चुका, बहुत गंगा जी में पानी भी बह चुका, और बहुत सिचुएशन भी बदल चुकी है। आज आदरणीय कांसीराम जी की पार्टी कहां है ये हम आप सब जानते हैं। लेकिन वही बात है, बोलने के लिए तो लोग बहुत स्मार्ट है ना बिहार में, तो सब बोल सकते हैं। और इसलिए या तो उनकी नाइविटी दिखाता है या उनकी एक्टिंग स्किल दिखाता है। उनका मुख्य प्लान यही है कि युवाओं को 10-15 हजार का रोजी रोजगार बिहार में ही उनके घर पे ही दिलाने की बात वो कहते हैं। उनके सारे जो भविष्य के कैंडिडेट हो सकते हैं या जो उनके पार्टी के खुद को बता रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहे हैं, उसमें जन सुराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा, यही कह रहे हैं कि 10-15 हजार का रोजी रोजगार। आदरणीय प्रशांत किशोर खुद भी कह रहे हैं कि आप इस बार छठ में जब आएंगे, दीपावली में जब आएंगे, तो उसके बाद आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा। क्या वो इतने, ये एक नारा ही है? क्योंकि छठ के बाद, दिवाली के बाद भगवान करे अगर उनकी सरकार बन भी जाती है, तो क्या 1 दिन 2 दिन 10 दिन में थोड़े ही, महीने भर में वो थोड़े ही ऐसा कर देंगे कि किसी को पलायन ना करना पड़े। तो वो नारा ज्यादा दे रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि वो या तो नाइव हैं, और जो कि वो है नहीं, तो इसलिए वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, और वो एक्टिंग ही कर रहे हैं। उनका दूसरा बड़ा एक क्लेम है कि वो बुजुर्गों को 2000 रुपए की पेंशन देंगे, बुजुर्गों, महिलाओं, इस तरह के 2000 रुपए की पेंशन देंगे प्रत्येक व्यक्ति को। और फिर इसमें बिहार की सरकार ऑलरेडी 1100 रुपए पेंशन अब देना शुरू कर चुकी है। तो वो ये कहां से देंगे, और वो प्रत्येक बुजुर्ग की बात कर रहे हैं। बाद में वो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जाति वाला बैंड लगाएंगे, वो इसमें कास्ट वाला बैन लगाएंगे, वो इसमें इकोनॉमिकल कंडीशन वाला बैन लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो यही 2 बातें कह रहे हैं। इसके अलावा किसानों को नकदी फसल के लिए मजदूर देने की बात कह रहे हैं। तो वो बहुत एक नए तरह की राजनीति लेके आए हैं। नए तरह की राजनीति दिल्ली में लोगों ने देख ली है। इसलिए बिहार के लोग उतने ना बहुत एडवांस्ड हैं, ना उतने बहुत ज्यादा एस्पिरेशन वाले हैं, ना उतना बहुत ज्यादा हवा में बहने वाले हैं। हार्श रियलिटी के साथ बिहार के लोग वोट करते हैं, और वो वोट बहुत ठोक बजा के करते हैं। उनको पॉलिटिकली वो बहुत अवेयर हैं। ये बात आदरणीय प्रशांत किशोर भी मानते हैं, और वो जानते हैं कि वो अपना वोट चेंज करना, जो शिफ्ट होने वाले लोग हैं वो 2-4-3% है, और वो लोग हर गली नुक्कड़ पे खड़े होकर भाषण देते हैं, आपको मिल जाएंगे। जो साइलेंट वोटर है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भाषणों पे नहीं जाता, वो परफॉर्मेंस पे जाता है। आदरणीय प्रशांत किशोर की राजनीति और आदरणीय प्रशांत किशोर के जो आइडियाज हैं उसको बेसिकली वो 3 भागों में बांटते हैं। वो कहते हैं कि अब बिजली, पानी, सड़क, ये चीजें तो आदरणीय नीतीश कुमार ने कहा, उन्होंने डिलीवर भी किया। इसके लिए बिहार ने उनको 20 साल तक मौका दिया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने आवाज देने की बात कही थी, और उसके लिए उनको 15 साल तक बिहार ने मौका दिया। अब लोग चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करें, अब लोग चाहते हैं सुख सुविधाएं लेना, अब लोग चाहते हैं कि वैसी सुविधाएं, वैसे रोजगार, वैसा कमाई का जरिया और वैसी जीवन शैली
बिहार में लोगों को मिले जिसके लिए वो बाहर जाते हैं और बाहर के लोगों को कमाते हुए देखते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात कहते हैं वो। अब समस्या ये है कि इसके लिए जो समस्याओं का उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया है उसको मुख्यतः उन्होंने 3 भागों में बांटा है। उनका पहला कहना है कि बिहार में शिक्षा की कमी है और इस शिक्षा के अभाव में लोग गरीबी के कुचक्र में फंसे हैं। दूसरा वो कहते हैं कि बिहार में लोगों के पास पूंजी की अनुपलब्धता है, पूंजी नहीं है लोगों के पास कि वो रोजी रोजगार कर सके और इसके लिए वो गरीबी के चक्र में फंसे हुए हैं। और तीसरा वो कहते हैं कि बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं हुआ है, इसके लिए वो गरीबी के कुचक्र में फंसे हैं। आज हम लोग उनकी शिक्षा वाली आइडिया पे बात कर लेते हैं। उनका बेसिकली कहना है कि शिक्षा बिहार की जो स्थिति है, हम लोग खुद, वो अपने बारे में कहते हैं कि हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े, पटना साइंस कॉलेज में पढ़े, उसके बाद यूएन में जाके काम किया, और वो कहते हैं कि सरकारी स्कूलों को अगर सुधार दिया जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत सुधरेगी। और सरकारी स्कूलों को सुधारने का वो जो आइडिया बताते हैं वो ये कहते हैं कि बिहार में जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो नेतरहाट एक बहुत बढ़िया स्कूल माना जाता था और अब सिमुलतला में बहुत बढ़िया स्कूल माना जाता है। तो वो ये कहते हैं कि हर प्रखंड में ऐसे 5 स्कूल बनने चाहिए और इन 5 स्कूलों के लिए वो कहते हैं कि हम 10 साल का समय लेंगे क्योंकि इसके लिए पैसा भी बहुत चाहिए। वो कहते हैं बिहार की शिक्षा की व्यवस्था में जो समस्या है उसका दरअसल कारण यह है कि कहीं पर तो स्कूल की बिल्डिंग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहां पर मास्टर नहीं है, जहां मास्टर भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वहां स्टूडेंट नहीं है। ये तीसरा जो लाइन है ना कि वहां स्टूडेंट नहीं है, ये फिर नारा ही है। स्टूडेंट हर जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मास्टर की कमी मानी जा सकती है। ठीक है, अब इसको सुधारने के लिए वो कहते हैं कि 5 हर प्रखंड में बनाएंगे। अब बिहार के प्रखंडों की जो स्थिति है, बिहार का कोई प्रखंड ऐसा है जहां पर 5 पंचायत है, कोई प्रखंड ऐसा है उसके बगल वाला ही जहां 28 पंचायत है। हर एक प्रखंड को कैटर कर पाएंगे क्या वो 5 उस तरह के स्कूलों से? बिहार में जो प्राइमरी शिक्षा में एनरोलमेंट है वो तकरीबन 99 लाख है। अब 99 लाख विद्यार्थियों को वो 5 स्कूलों में कर पाएंगे और स्कूल बस देके वो कर पाएंगे क्या? इसमें सवाल है। वो स्कूल बस जो देंगे उसकी इकोनॉमी क्या है, उस पर भी सवाल है। लेकिन वो चूंकि अभी एक सिर्फ अपना ब्लूप्रिंट बता रहे हैं और लोगों को इतने में अगर अट्रैक्ट कर लेते हैं तो बात अलग है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, बिहार के लोग बहुत ठोक बजाकर ये करने वाले हैं, इसलिए इस तरह के सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए और इस तरह के सवालों के जवाब उनको जरूर देना चाहिए कि क्या स्कूल बस का वो सिस्टम वो लगा सकते हैं, क्या वो इस तरह के प्रखंड में एक स्कूल बनाकर उससे शिक्षा बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि जब तक ऐसे स्कूल हम ना बना लें, एक स्कूल ही शुरू करेंगे पहले साल, और जब तक वो ऐसा ना कर पाए तब तक हम लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे और वहां पर सरकार उनको पैसा देगी। क्या बिहार के प्राइवेट स्कूल्स में इतना स्पेस है कि वो 99 लाख 90 लाख बच्चों को पढ़ा सके? वहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, वहां इतने मास्टर्स हैं, और अगर टीचर्स हैं तो क्या उस लेवल के हैं? ये सवाल है। इसलिए वो एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं, वो नाइव तो नहीं है, इसमें कोई नहीं कहेगा कि वो नाइव है, इसलिए वो एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं और जिस तरह के भाषण दे रहे हैं जरूर वो कुछ ना कुछ वोट काट लेंगे। लेकिन वही है कि उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि साफ कर देंगे और हमारी सरकार बन जाएगी, वो चुनाव बाद जरूर पलटने वाले हैं। और मेरा ये वीडियो आप सेव करके रख लो, बिहार चुनाव के बाद हम लोग इस पे फिर से बात करेंगे। आप मेरी ये बात सेव करके रख लो, उत्तर प्रदेश में माननीय राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव की जोड़ी को जो उन्होंने चुनाव लड़वाया था और उसमें जो हार हुई थी उसके बाद सबसे बुरी हार उनकी अभी होने वाली है। समस्या यह है कि आज तक उन्होंने जितने चुनाव लड़े और जो जीते हैं वो जीतने वाले कैंडिडेट्स पे ही उन्होंने दाव लगाया था। पहली बार उत्तर प्रदेश में हारने वाले पे उन्होंने दाव लगाया था और वो बुरी तरह हार गए। और फिर क्रेडिबिलिटी तो उनकी संदिग्ध है ही, क्योंकि उन्होंने पहले कांग्रेस में जाने की और कांग्रेस को पूरी तरह मेकओवर करने की, खुद को कांग्रेस में स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। उनका एक प्रेजेंटेशन हुआ था, उस प्रेजेंटेशन का क्या निकला कोई नहीं जानता। हो सकता है कि वो एक हैंड निकल के आए हो, जिस तरह आम आदमी पार्टी आई थी और दिल्ली में उन्होंने 3 चुनावों तक भारतीय जनता पार्टी को रोके रखा, उसी तरह अभी जनसुराज एक ऐसा पार्ट निकला हो जो कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को या भारतीय जनता पार्टी को बेसिकली बिहार में रोकने की कोशिश कर रहा हो। देखने वाली बात होगी, लेकिन ये संदिग्ध है कि वो कांग्रेस में क्या करने जाना चाहते थे और कांग्रेस से उनकी बात क्यों नहीं बनी। और उस चीज को उनको जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे तो ये एक संदेह और गहरा ही होता चला जाएगा कि आखिर उनका उद्देश्य क्या है और आखिर उनको
ये पूरा जो प्रयोजन वो कर रहे हैं, इसके पीछे सपोर्ट कौन कर रहा है। बहरहाल हम लोग आते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं कि स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाएंगे, वो कितना वैलिड है, कितना फिजिबल है, इसके बारे में उनको बात करनी चाहिए। और जो वो प्रत्येक प्रखंड में 5 नेतरहाट टाइप के स्कूल खोल देने की बात कर रहे हैं, उसको कौन इंश्योर करेगा, कैसे इंश्योर होगा, इसके बारे में उनको बात करनी चाहिए। वो जब जेडीयू में थे तो बिहार विकास मिशन के वो लीडर टाइप के थे, और बिहार विकास मिशन में क्या हुआ, बिहार विकास मिशन में जो बना था, बिहार विकास मिशन का जो उद्देश्य था, उसमें वो कितना सफल हुआ, वो ये बातें जरूर करते हैं कि 2015 में जो 7 निश्चय आया था, उसके लिए हम लोगों ने सारे एलोकेशन किए थे, सब कुछ सोचा था, सब उसके फिनेंशियल इंप्लीकेशंस को देखा था। आज उसकी क्या स्थिति है और बिहार विकास मिशन में वो जितने दिन रहे उसका वो क्या कर पाए, इसके बारे में उनको जरूर बताना चाहिए। वो आज जिन लोगों को लेकर आए हैं उनमें वो बार बार कहते हैं कि रिटायर्ड लोग ही ज्यादातर हैं, ज्यादातर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। तो जिन ऑफिसर्स को वो लेके आए हैं उनकी क्या अचीवमेंट रहे हैं, इसके बारे में बात करनी चाहिए। वो हर जगह से लोगों को बीन रहे हैं कंकड़ टाइप के, चाहे वो आदरणीय आरसीपी सिंह हो, चाहे वो आदरणीय पवन वर्मा हो, सारे के सारे रिटायर्ड आईएएस हैं। लेकिन जब वो जॉब में थे तब उन्होंने कौन सा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। उनके साथ आदरणीय आनंद मिश्रा हैं, क्या वो आदरणीय आनंद मिश्रा कल को शाह फैजल की तरह वापस अपने कैडर में न लौट जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। ये सारी चीजें देखने वाली हैं और इन चीजों के ऊपर बात होनी जरूरी है। जब तक वो इन चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, बिहार के लोग बहुत ज्यादा आसानी से उनको स्पेस नहीं देने वाले। और उनको ये भी भूल जाना चाहिए कि जो मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि अब न लोग वैसे हैं, न अब स्थिति वैसी है, और न अब सामाजिक ताना बाना वैसा है, और न उनका वोटर बेस ऐसा है। आदरणीय कांशीराम जी का वोटर बेस हर जगह था, उनके जो बायस थे, उनके जो कस्टमर्स थे वो हर जगह पर थे। उनकी कस्टमर एक कास्ट थी और उस कास्ट के बेसिस पर वो कर रहे थे, एक ग्रुप के बेसिस पर वो कर रहे थे। जो दलित तथाकथित तौर पर कहे जाते हैं हरिजन, उनके बेसिस पर वो राजनीति कर रहे थे। आदरणीय प्रशांत किशोर के पास वो भी कोई पार्ट नहीं है, इसलिए उस पर भी एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। कुल मिलाकर अभी उनकी जो पॉलिटिक्स है वो नारेबाजी और मीडिया के सहारे ज्यादा चल रहा है। वो खुद भी अपने मीडिया वॉरियर्स खड़े कर रहे हैं, वो खुद भी अपने यूट्यूब वॉरियर्स खड़े कर रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स उनके नाम पे बने हुए हैं, उनको मोनेटाइज कैसे होंगे उसके बारे में भी वो बताते हैं। वो अभी मीडिया हाइप और नारेबाजी के थ्रू ही अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अब आगे नौकरियों की बात कर रहा है, जब वो ये कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार ने भी डिलीवर किया है, सड़क बिजली पानी डिलीवर किया है, इसलिए उनको 20 साल मिला है, तो आदरणीय नीतीश कुमार भी इस चीज को समझ रहे हैं और एनडीए भी इस चीज को समझ रहा है। इसलिए अब वो नौकरी की बात कह रहा है कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, उन्होंने पेंशन में सुधार किया है, वो लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने दिखाया है। हालांकि वो लॉ एंड ऑर्डर पे बार बार कह रहे हैं और मीडिया भी इसको बहुत दिखा रहा है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, ऐसा हर समय रहा है। कभी भी ऐसा कोई भी ऐसा दिन नहीं रहता है जिस दिन ऐसी कोई खबरें ना आ रही हो, और उससे आप इस लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं कर सकते। वो जिस तरह आदरणीय प्रशांत किशोर बातें कर रहे हैं कि बालू माफिया से कमाने में पुलिस लगी हुई है या शराब माफिया से कमाने पर लगी हुई है, लेकिन पुलिस का खौफ है लोगों में, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल्ड है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और इसको वो सिर्फ नारेबाजी से चलता नहीं कर सकते। शिक्षा पे जो सवाल उठ रहे हैं, शिक्षा को लेके उनके जो आइडियाज हैं, जिन नीतियों की वो बात कर रहे हैं, उस पे बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा। और हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ इस तरह के नारेबाजियों से वो शिक्षा को ना बदल सकते हैं और ना वो लोगों को उनके लिए वोट करने के लिए बहुत प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद।